बेल बजी, मैं देखने के लिए आई, पक्का कोई डिलीवरी होनी है और डिलीवरी ही है। और ये डिलीवरी अमित को मैंने कही थी मंगाने के लिए, साइंस एक्सपेरिमेंट किट 150 साइंस एक्सपेरिमेंट्स। तो ये मैंने क्यों मंगाई है, एमी के पास ऑलरेडी है। एमी ये एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, अपने चैनल पर वीडियोस डाल रही है इसके। आई रियली फाइंड दिस किट सो यूजफुल कि मुझे लगा कि एमी की एज के जितने भी बच्चे हैं ना जो हमारे सर्कल में है, तो अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको गिफ्ट देने की, तो हमें यही गिफ्ट देना चाहिए। अब ये भी एक बड़े स्पेशल से बच्चे के लिए गिफ्ट मंगाया है मैंने, किसके लिए वो आपको आगे फ्यूचर के व्लॉग्स में पता चलेगा, क्योंकि बहुत स्पेशल गेस्ट को हम लोग होस्ट करने वाले हैं फरवरी में, तो उसके लिए है ये। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। भाई बहुत दिनों के बाद फाइनली फोन पकड़कर दोबारा से वीडियो शूट कर रही हूँ। बहुत बहुत बिजी वीकेंड था ये। एमी का हेयर कट कराने गए। यस, फाइनली एमी का हेयर कट करा लिया है मैंने। आप देख कर आओ, फिर आगे बात करते हैं। एमी, रेडी फॉर योर हेयर कट? टू ए ई कैसे बन गया? इट वॉज ए, राइट? Happy that you're washing your hair here? Yeah. Too hot, okay? Is it tickling? Yeah. How are you feeling, Amy? Good. Good. A boy cut, okay? What? A boy cut. No. No, yeah. आई रिमेंबर एमी ने फर्स्ट टाइम जब कनाडा में हेयर कट कराया था ना, तो अपने हेयर कट के बाद कहती है, आई डोंट लाइक इट, कैन यू पेस्ट ऑल माई हेयर बैक? आई वाज सो स्कैर्ड कि इस बार दोबारा से ऐसे ना बोल दे, बट अब थोड़ी बड़ी हो गई है, इसको पता है कि बाल दोबारा नहीं चिपकेंगे कटने के बाद। डन? Yeah. हैप्पी? हैप्पी हो? ठीक है, चलो फिर थैंक यू। Thank you. You're welcome. अब आपको एमी का हेयर कट कैसा लगा ये तो मुझे नहीं पता, आप कमेंट्स करके मुझे बताओगे, बट मैं अपनी बात करूँ, नॉट वेरी इम्प्रेस्ड। सी, मैंने ना ग्रेट क्लिप्स पहली बार ट्राई किया था, मैं कभी भी नहीं गई उनके पास, लेकिन मुझे लगा कि चलो यार, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा। और अब पता नहीं, अमित भी एक बार गए हैं, अमित को ठीक लगा, पर यार बॉयज के हेयर कट में क्या होता है यार, बाल ही नहीं होते हैं जो कट कराने जाते हैं वो। अमित को तो मैं यही बोलती हूँ, बाल है जो कट कराने जा रहे हो, बट एमी के तो बाल थे यार। आई थिंक आई कुड डू बेटर, किसी अच्छे सैलून में जा सकती थी, बट यहाँ पे मैं गई थी ना, इनके रिव्यूज अच्छे थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि रिव्यूज किस हेयर स्टाइलिस्ट के अच्छे हैं और एमी का हेयर कट किसने किया, वो फर्क रह गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी वो हैप्पी है तो आई एम हैप्पी, बट आई स्टिल फील आई कुड डू बेटर। अब आपको मुझे देखकर लग रहा होगा कि शिल्पा, तुमने एमी का हेयर कट भी कराना था और अपना हेयर कलर भी कराना था। एमी का हेयर कट तो हो गया, तुम्हारा हेयर कलर क्यों रह गया? क्योंकि जो मेरा हेयर कलर करती हैं, अगेन मेरी बड़ी स्पेसिफिक बंदी है सबरीना, जिनके पास मैं जाती हूँ वो शो में हेयर कलर कराने के लिए। पता है, वो ना बड़े स्पेसिफिक हेयर कलर यूज करती है, जिनसे जो उन्होंने डॉक्टर से अप्रूव कराए हुए हैं कि उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्किन को या फिर और किसी तरीके से। तो मुझे ना उनके ऊपर ट्रस्ट है कि वट एवर प्रोडक्ट्स शी इज यूजिंग आर रियली सेफ एंड गुड। हेल्दी तो नहीं कहूँगी, हेयर कलर हेल्दी नहीं होता है, बट फिर भी जो कम से कम डैमेज करे। और वो बांग्लादेश से है और वो 2 महीने के लिए बांग्लादेश गई हुई है, तो मेरा किसी और के पास जाकर हेयर कलर कराने का मन नहीं किया। तो आई थॉट कि चलो मैं वेट करती हूँ, जब वो वापस आएंगी तो मैं जाऊँगी। तो यू हैव टू बेयर विद माई ग्रेस फॉर सम मोर टाइम। अब मैं ना स्टोर से जो ओवर द काउंटर कलर मिलते हैं ना, वो यूज़ नहीं करती, बिकॉज मुझे ना इंडिया में भी किसी ने बोला था और यहाँ पर सबरीना ने भी बोला कि उसमें ना बड़ी स्ट्रॉन्ग डाई होती है जो आपकी आइज को भी हार्म कर सकती है, आपके स्कैल्प को भी हार्म कर सकती है, बालों को तो डैमेज करती है। नॉट दैट जो कलर हम लोग प्रोफेशनल कलर यूज करते हैं वो बड़े सेफ होते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि जो काउंटर बॉट कलर्स होते हैं ना, जो वॉलमार्ट में ऐसे मिलते हैं, उनसे तो यार जो ये प्रोफेशनल ग्रेड के कलर होते हैं वो बेटर होते हैं। तो इसीलिए मैं वॉलमार्ट में जाकर ऐसी कलर खरीद कर, जब से मुझे पता चला मेरी इंडिया ट्रिप के बाद, मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं ये ना करूँ। तो ठीक है, कुछ छोड़ देंगे, वाइट बाल जरूर झेल लेंगे, बट यार बालों को, स्किन को, हेल्थ को डैमेज नहीं करते। गाइस, आज के वेदर का हाल तो सुन लो, रोज आपको सुनाती हूँ कि वेदर कैसा चल रहा है। आज यहाँ पे टेम्परेचर है 0 डिग्री, मतलब माइनस में भी नहीं है, तो आपको सुनकर लगेगा कि यार ठीक ही वेदर है, फिर तो 0 डिग्री क्या होता है विंटर्स के हिसाब से कनाडा में। फील्स लाइक है -13, मतलब इतना बड़ा गैप है फील्स लाइक और एक्चुअल टेम्परेचर में, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, मतलब बहुत ही तेज हवा चल रही है। ये पेड़ देखो कैसे हिल रहे हैं, सुनाई दे रहा है, सारी ठंड हवा की है। कई बार पता है क्या होता है, -5 होता है, -10 होता है, और अगर हवा नहीं होती ना बिल्कुल भी, तो फील लाइक कम भी होता है। आपको बताया भी था मैंने एक दिन जब फील्स लाइक कम था, लेकिन भाई आज तो ना कुल्फी जम गई। मैं 0 देखकर फील्स लाइक ना नीचे आता है ऐप के, बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर नहीं आता। तो 0 देखकर मैंने ग्लव वगैरह नहीं पहने, बस मैं निकल गई यूँ ही, और अब ठंड लग रही है। बस अब एमी को लेकर जल्दी से घर जाती हूँ
और अभी बंद करती हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं करती, हाथ जो है वो पॉकेट में डाल लेती हूँ जैकेट के। गाइस आज इतना विंडी है कि मेरा पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी कि मैं पेड़ के नीचे हवा थोड़ी कम लगेगी, मतलब मैं चल रही हूँ ना, मैं पुश हो गई हूँ पीछे से। तो एक बंदी आई और मुझे बोलती है पेड़ के नीचे मत खड़े हो, इतना विंडी है, पेड़ टूट भी सकता है, एटलीस्ट एरिया तो उसकी गिर ही सकती है। मैं कहा अच्छा यार मेक सेंस, मतलब पेड़ के नीचे खड़े होना भी रिस्की है, इतना विंडी है आज। और चलते चलते ऐसा लग रहा है पीछे से कोई बड़ी जोर से धक्का दे रहा है। चलो टेल मी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल्स। Of reptiles, you have to say it and but skip the actual answer first. Okay, I am not telling you the answer. You tell me the characteristics of reptiles. No, you're supposed to read it. No, बेटा क्वेश्चन आएगा पेपर में, राइट 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल्स, तो अब उसका आंसर कैसे लिखोगे मुझे ये बताओ। Restricted. हाँ क्या है, क्या क्वालिटी क्या है। किस तरीके की बात बता दो। एमा तेरे को आता नहीं है, तीसरे से करी, तेरे को आता नहीं है। गाइस एमी का ना साइंस टेस्ट है वेडनेसडे को स्कूल में, तो वीकेंड पे भी इसकी तैयारी करवा रहे थे और अभी भी इसकी तैयारी करवा रहे हैं। ये पूरी बुक मिली है तैयारी कराने के लिए, इस पूरी बुक का टेस्ट होगा। मेनली इट्स ऑल अबाउट एनिमल्स, कि एनिमल्स की क्लासिफिकेशन क्या है। इट इज ऑल अबाउट एनिमल। तो 6 तरह के एनिमल्स होते हैं, पता है आपको? मेरे को नहीं पता था कि 6 तरह के एनिमल्स होते हैं, अब मुझे सब पता है, कुछ मर्जी पूछ लो। Yeah, and I thought amphibians are what? Who is amphibian? You thought that a duck was an amphibian. I thought duck is an amphibian. I thought bat is a bird. तो अब मुझे पता चल गया कि bat bird नहीं है, bat mammal है. Only mammal who can fly. Mammal. Duck amphibians नहीं होते हैं, duck birds होते हैं ना. Yeah. अच्छा, whales and dolphins. Whales and dolphins are mammals. Whale is not a fish. ये तो मुझे पता था, हमने भी अपने साइंस में किया था, बट ना छोटा काम नहीं है भाई। देखो पहले तो एनिमल्स के बारे में, फिर एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। Guys, did you know that whales and dolphins don't breathe with gills, they breathe with lungs? या whales have lungs, पता है, और तभी वो पानी के ऊपर आती है थोड़ी देर में, क्योंकि उसको 2-3 घंटे तक वो ब्रीथ कर सकती है, बट उसके बाद एक बार उसको ऊपर आकर अपने लंग्स को फिर एयर से भरना पड़ता है। ऐसा एमी ने मुझे बताया, अगर गलत है तो एमी को पकड़ना, मेरे को नहीं। तो मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, और वो क्या था एमी? बर्ड्स, अच्छा और क्या हो गए? और कोई है? मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स एंड फिश। तो इन 6 के बारे में सब कुछ, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका लाइफ साइकिल और इनके एग्जाम्पल्स और कैसे ये अलग है एक दूसरे से भाई। और ये बुक के अलावा और ये वाले भी कुछ पेपर मिले हुए हैं जो पढ़ाने हैं। तो एक्चुअली में पढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो बच्चों की, बच्चे ने स्कूल में किया तो कर लेंगे। और ये एग्जिट टिकट है, मतलब एग्जिट टिकट मतलब जब ये कंप्लीट हो जाएगा और बच्चे सारे के सारे पास हो जाएंगे तो ये साइंस में आगे बढ़ेंगे, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे या कोई और टॉपिक पढ़ेंगे। दिस यूनिट या ये एनिमल्स की यूनिट खत्म हो जाएगी। और पता है इनको वो लाइफ साइकिल ड्रॉ भी करनी है, जैसे ये देखो यहाँ पर इन्होंने कर रखी है, ये बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल आएगी, फ्रॉग की लाइफ साइकिल आएगी। तो मैंने भी मेरे साइंस में पढ़ा है तो मुझे पता है। तो उनको डायग्राम, कैटरपिलर, लार्वा भी होता है ना, अभी लार्वा भी होता है ना। आपको पता है मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? अमित कह रहे एमी बोल रही है नहीं पता ना आपको? Metamorphosis is when changes the shape of the body and changes into another thing like caterpillar. वो हो गया ना इच्छाधारी नागिन। वो क्या होता है? गाइस अभी ना अमित पढ़ा रहे हैं एमी को और मैंने ना ब्रेक लिया इंस्टाग्राम करने के लिए। तो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करी तो मीम आया। मीम है कि एक्चुअली में फैक्ट ही है ये आजकल कि जो जेनजी है ना, जो 1997 से पैदा हुए हैं ऑनवर्ड्स, तो ऐसा लिखा हुआ था जेनजी आर opting to become pet parents than human babies because raising human babies are very expensive. तो अब वो सारे के सारे ऑप्ट कर रहे हैं पेट पेरेंट्स बनना, तो कुत्ते पाल रहे हैं। तो एमी मुझे कहती है कि मम्मा वो बॉस बेबी में ना, वो जो बॉस बेबी है वो अपने सारे बाकी बच्चों को कह रहा है कि और क्यूट बनो, डॉग्स आर विनिंग, पेरेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर डॉग्स देन बेबीज। 2 जगह से बात पक्की हो गई है कि डॉग्स जो हैं उनकी आजकल डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है ह्यूमन बेबीज की। तो अगर आपके पास ह्यूमन बेबी है लाइक अस, तो भैया हम लोग बड़ी महंगी चीज़ पाल रहे हैं।
सिखाना बहुत पड़ता है। पढ़ाना भी पड़ता है उनको, शादी भी करनी पड़ती है, शादी पे खर्चा भी करना पड़ता है। ये हमारे ह्यूमन बेबीज ना, ये हमारे ह्यूमन बेबीज ये बड़े एक्सपेंसिव है। जनरेशन अल्फा है। अगर हमने ह्यूमन बेबीज अफोर्ड कर दिए तो अपने आप को बड़ा हाई क्लास समझो। हुए थे और 24 से पहले हुए थे। गाइस, आज से 3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 8 जॉब्स इन द हॉस्पिटल एनीवन कैन अप्लाई। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो वीडियो इतनी अच्छी चली ना, मतलब वो आज तक भी चल रही है, उस पर आज तक भी ना इतने कमेंट्स आते हैं बिकॉज उस वीडियो से काफ़ी लोगों की हेल्प हुई थी। उससे मैंने 8 जॉब्स बताई थी हॉस्पिटल में जो कोई भी अप्लाई कर सकता है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या नाम है, क्या सैलरी है। और वो वीडियो ना कोविड के टाइम पर बनी थी, मतलब जब कोविड के रूल्स अभी भी थे, कोविड से रिलेटेड बहुत सारी पोजीशंस थी हॉस्पिटल में। उसके बाद मुझे इतने सारे कमेंट्स आए कि मैं उस वीडियो का पार्ट 2 निकालूं, मतलब और जॉब्स के बारे में बताऊं, और कोविड के अलावा भी, मतलब कोविड से रिलेटेड जॉब्स के अलावा भी और जॉब्स होंगी। तो मैं आज आपको ना 5 ऐसी जॉब्स बताती हूँ हॉस्पिटल में जो अभी भी है और कोई भी अप्लाई कर सकता है और उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। कई बार क्या होता है, जब हम लोग न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं ना कनाडा में, हम लोग अपनी कंट्रीज से आते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या जॉब्स के टाइटल है, क्या सर्च करके हम लोग उन जॉब्स के बारे में ढूंढे, और आपको पता ही नहीं होता कि आप उन जॉब्स के लिए एलिजिबल भी हो या नहीं हो। तो आपको मैं एग्जैक्ट जॉब टाइटल्स बताती हूँ जो यहाँ पर चलते हैं, जो यहाँ हॉस्पिटल में आप हॉस्पिटल्स की वेबसाइट पर जाकर सर्च आउट कर सकते हो। उससे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, मैंने उस वीडियो में बताया था, अगर आप रियली में हॉस्पिटल के अंदर अपना करियर बनाने में इंटरेस्टेड हो, उस वीडियो को भी चेकआउट करो। तो उसमें मैंने कुछ टिप्स भी दिए थे, हाउ टू मेक योर रेज्यूमे और हाउ टू अप्लाई फॉर हॉस्पिटल जॉब्स। तो जरूरी है कि आप हर हॉस्पिटल की वेबसाइट के ऊपर जाकर जो उनका ATS होता है, जो उनका करियर सेक्शन होता है, उसमें आप जॉब्स अप्लाई करो। और अगर आपने मान लो एक जॉब अप्लाई करी है, अगर वो 10 बार जॉब पोस्ट हुई है ना, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप 10 की 10 बार जॉब अप्लाई करो, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपका रेज्यूमे कौन सी जॉब ID पर पिक हो जाए। ये सभी जॉब्स मैं आपको बता रही हूँ ना, जो वो यूनियनाइज्ड जॉब्स है, यूनियन होती है हॉस्पिटल में। तो जब हम जॉब्स पोस्ट करते हैं तो ये हमारी ऑब्लिगेशन होती है एज अ रिक्रूटर, एज HR रेप, कि हम लोग पहले यूनियन के बंदों को लें। तो अगर किसी इंटरनल यूनियन के बंदे ने अप्लाई किया है, मान लो पार्ट टाइम एम्प्लॉय है वो, और हमने फुल टाइम जॉब पोस्ट करी है, तो उसने फुल टाइम के लिए अप्लाई किया, तो पहले उसको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर सारे के सारे जो यूनियन के एम्प्लॉयज हैं वो सभी इंटरेस्टेड नहीं है, तब जाकर किसी एक्सटर्नल को जॉब मिलते हैं। इसीलिए आपको कई बार ये भी देखना पड़ता है कि हमने इतनी जॉब से अप्लाई किया मगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया कहीं से भी। लेट मी टेल यू वन थिंग, शायद 50 का रिस्पॉन्स ना आए, बट आपको वो 51st टाइम की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जब आपको रिस्पॉन्स आ जाए। हो सकता है एक जॉब 10 बार पोस्ट हुई है, 9 जॉब्स जो है जिसमें आपने अप्लाई किया वो यूनियन में चली गई, वो एक ही जॉब जो आपने ये सोचकर अप्लाई नहीं किया कि यार 9 जॉब से तो अप्लाई कर दिया, 10 भी सेम ही है, वही एक जॉब एक्सटर्नल चली जाए और वही आपका चांस हो। और होता क्या है, ये सारी जॉब्स ना इतनी जेनरिक है, एज आई एम सेइंग एनीवन कैन अप्लाई, तो एनीबडी विल अप्लाई, मतलब बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, कई बार 500 एप्लीकेशंस भी आती हैं एक पोजीशन के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि 500 की 500 एप्लीकेशंस ओपन होती है। कई बार ये लक की बात भी हो जाती है कि यार आपका रेज्यूमे अचानक से खुल जाता है, राइट। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था हॉस्पिटल में, उस जॉब पे पता नहीं कितने सारे लोगों ने अप्लाई किया था, मैं टोटल 10 रेज्यूमे खुले थे, आई वाज अमंग दैट लकी वन। तो यही मैं कहूँगी कि यू नेवर लूज होप, हर जॉब पे अप्लाई करते रहो, आपको नहीं पता वो आपका लकी मोमेंट कब आ जाए और कब आपका रेज्यूमे ओपन हो जाए और आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए। तो चलो अब जॉब्स की बात करते हैं, बाकी सारी जो डिटेल्स है वो आप पुरानी वीडियो में भी जाकर देख सकते हो। अब एक जॉब जो हॉस्पिटल में आती है, पे अच्छा करते हैं एक्चुअली हॉस्पिटल में, जो भी ये सेंट्रलाइज गवर्नमेंट की जॉब होती है या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जॉब्स होती है, इनकी ना सैलरीज भी बहुत अच्छी होती है। अब जो भी जॉब से आपको बताने जा रही हूँ ना, मिनिमम इस पे $26 एन आवर आपको मिलेगा ही मिलेगा एंट्री लेवल पे, और विद योर एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग इट कैन गो अप टू $30 एन आवर टू। तो अभी जो मैं आपको पहली जॉब बता रही हूँ वो है एनवायरमेंटल सर्विस रेप। बड़ी फैंसी जॉब लग रही है ना, एनवायरमेंटल सर्विस रेप, पता नहीं क्या ही होगा, क्योंकि यूनियन के अंडर में है जॉब, तो यूनियन के अपने डिफाइंड टाइटल्स होते हैं। तो QP यूनियन के अंडर में आती है ये जॉब, एनवायरमेंटल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। तो आपको ये वाला जॉब टाइटल कहीं पर भी मिल जाए, दैट मीन्स ये हाउस कीपिंग की जॉब है। हॉस्पिटल में जैसे कि आपको पता है बहुत ही सैनिटाइजेशन, बहुत ही क्लीनलीनेस चाहिए होती है, बहुत ही हार्ड हाउस कीपिंग की जॉब है, जिसमें आपको मोपिंग, स्क्रबिंग, वो बड़ी बड़ी मशीन चलाकर पूरा फ्लोर मोप करना, विंडो साफ करना, और जितने भी गैजेट्स होते हैं वो सब साफ करना, और कई बार काफी ज्यादा हैवी ड्यूटी क्लीनिंग भी होती है। तो ये जॉब प्रोफाइल रहेगा एनवायरमेंटल सर्विस रेप का, और इसमें मांगा क्या हुआ है, कुछ भी नहीं, सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा मांगा हुआ है, और विलिंगनेस होनी चाहिए क्लीनिंग की। आप मतलब ये इंटरव्यू में आप लोग एग्जिबिट करोगे कि हाउ
गुड यू आर इन क्लीनिंग या फिर व्हाई दिस जॉब अपील्स टू यू, और इसी तरह का कुछ अगर सिमिलर एक्सपीरियंस अपने रिज्यूमे में दिखा दो तो वो डेफिनेटली आपका रिज्यूमे पिक करने में फ़ायदा करेगा। चाहे ये हाउस कीपिंग की जॉब है लेकिन इट पेज एनीवेयर बिटवीन $26 to $27 एन आवर, बट हॉस्पिटल जॉब है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी रोटेशन शिफ्ट होगी। मुझे बहुत सारे लोग रीच आउट करते हैं ये बोलने के लिए कि यार दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर हॉस्पिटल जॉब्स, बट जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आर यू ओपन फॉर नाइट शिफ्ट, आर यू ओपन टू वर्क ऑन वीकेंड्स, तो दे आर नॉट वेरी ओपन अबाउट इट। तो हॉस्पिटल जॉब अप्लाई कर रहे हो जो इस तरह की जॉब्स हैं जो हॉस्पिटल में जाकर ही होंगी, तो उसमें आपको ये ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि जो एनवायरमेंटल सर्विस रेप की जॉब है या बाकी जो मैं जॉब बताने जा रही हूँ आपको, वो 24/7 एनवायरमेंट में काम करती है। अब एनवायरमेंटल सर्विस रेप के अलावा अगली जॉब है पेशेंट फूड सर्विस रेप। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, फूड सर्विस रेप है। तो पूरे हॉस्पिटल्स के अंदर जितने भी जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, सब हॉस्पिटल से मिलता है। तो पेशेंट फूड सर्विस रेप क्या करते हैं, वो जो किचन होती है या जो पेंट्री होती है हॉस्पिटल की जहाँ पर सारा का सारा फूड बनता है, वहाँ से ट्रेज में लेकर, क्योंकि हर पेशेंट का फूड अलग होता है, ऐसा नहीं कि एक सिमिलर फूड होता है जो हर पेशेंट को मिलता है। उनके डाइट प्लान के हिसाब से या उनकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से कुछ चीज़ें या उनकी एलर्जीज के हिसाब से कुछ चीज़ें उनको देनी होती है, कुछ चीज़ें नहीं देनी होती है। तो बहुत तरह का फूड बनता है, अलग अलग वैरायटी का फूड बनता है हॉस्पिटल में। तो पेशेंट फूड सर्विस रेप जो होते हैं वो उनको रूम्स अलॉट हो जाते हैं, उनको पेशेंट्स अलॉट हो जाते हैं और उनका जो फूड है वो ट्रे में डालकर उनको डिलीवर करते हैं और फिर वो वापस लेकर आते हैं और वो मेक श्योर करते हैं कि फूड हाइजीनिक हो, अच्छे से पैक्ड हो, जिस पेशेंट को आप दे रहे हो उसको कोई एलर्जीज ना हो फूड से। इसमें भी कोई खास आपको क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बट कुछ छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स होते हैं और ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स ना आप बहुत इजीली ऑनलाइन भी कर सकते हो। जैसे इसमें आपको फूड हैंडलर सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर आपके पास और भी फूड को हैंडल करने से रिलेटेड या फिर कुकिंग से रिलेटेड या किचन से रिलेटेड कुछ भी सर्टिफिकेट्स है तो दो विल बी एसेट्स, दो विल बी एक्स्ट्रा एडवांटेज। लेकिन हाँ, फूड हैंडलर का सर्टिफिकेट चाहिए। ये भी जो जॉब है आपको एनीवेयर बिटवीन $25 to $28 पे करती है। इसके अलावा एक और जॉब है मटीरियल हैंडलर की। अब आपको पता है हॉस्पिटल में बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं, सर्जिकल मटेरियल्स, मेडिसिन से रिलेटेड मटेरियल्स या और भी जो हॉस्पिटल में यूज होने वाला जो भी हेल्थ केयर से रिलेटेड मटेरियल है। तो बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, लिनन हो गया, नर्सेस के गाउन्स हो गए, डॉक्टर्स के गाउन्स हो गए, उनके स्क्रब्स हो गए, ये सब भी मटेरियल में आता है। फिर जो यूनिट्स में मटेरियल चाहिए होता है, बैंडेजेस चाहिए होती है, सिरिंज चाहिए होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिसिन के अलावा जो भी आपका मटेरियल रहता है तो वो स्टोर्स में रहता है और हर यूनिट का अलॉट होता है। नर्सेस को उनके कपड़े अलॉट होते हैं, टाल अलॉट होते हैं, लिनन अलॉट होता है। तो मटेरियल हैंडलर मेनली स्टोर कीपर की जॉब है। अब इसके अंदर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या फिर ग्रेजुएशन भी मांगी होती है और ये चाहते हैं कि आपको या तो सप्लाई चेन का थोड़ा एक्सपीरियंस हो या वेयर हाउस में काम करने का एक्सपीरियंस हो या फिर कुछ आपको सॉफ्टवेयर आते हो जिसमें आप मटेरियल्स को हैंडल करना, उनकी इन्वेंट्री चेक करना, ये सब कुछ आपको पता हो, डिस्पैच कैसे करना है, ऑर्डर कैसे लेने हैं, यूनिट से कैसे ऑर्डर लेने हैं, आगे कैसे ऑर्डर देने हैं। तो ये सारा काम मटेरियल हैंडलर का होता है। तो इसमें सप्लाई चेन वाले लोग, इन्वेंट्री वाले लोग, इन सब लोगों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, बट इट डजंट मीन कि सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एक दो छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आप कर सकते हो और उसके बाद आप मटेरियल हैंडलर की जॉब को अप्लाई कर सकते हो और इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। दे पे अराउंड एनीवेयर बिटवीन $28 to $34 एन आवर। अब मटेरियल हैंडलर के अलावा अगली जॉब है कुक की। या तो अब आप बोलोगे कुक का कुछ सर्टिफिकेशन होता है। देखो, अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, आपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कुकिंग की हुई है, आपके पास होटल का या हॉस्पिटल का मेनली हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आपका रेज्यूमे सबसे पहले पिक होगा। बट अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ एक दो सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। रेड सील सर्टिफिकेट एक आता है, वो भी एसेट है, वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जिनके पास ये रेड सील सर्टिफिकेट होता है ना, उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। ये सर्टिफिकेट लेने में टाइम लग जाता है क्योंकि ये वो लोग लेते हैं जो बड़े प्रोफेशनल होते हैं ना, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े होटल्स पे काम किया होता है या 3-4 साल का होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा किया होता है या फिर डिग्री कर रखी होती है, तो वो लोग ये सर्टिफिकेट लेते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट। बट ये भी अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे तो हम पूछते हैं कि यार ये एसेट ही है, रिक्वायरमेंट है, आपके पास फूड सेफ्टी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फूड सेफ्टी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आप 6 से 7 घंटे का कोर्स है, ऑनलाइन होता है, वो कर लोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे कुक जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। बट ऐसा नहीं है फूड सेफ्टी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले लिया, कुक जॉब में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। डेफिनेटली कुक का काम आना चाहिए। और हॉस्पिटल में क्या होता है कि मेनली वो जो चिलर थर्मल्स होते हैं ना, उनमें भी काफ़ी खाना बनता है। तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एक प्रोफेशनल सेटिंग में काम करने का। आपको पता होना चाहिए कितने पेशेंट्स हैं, कितना खाना बनेगा, फोरकास्टिंग आनी चाहिए,
मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आनी चाहिए कि कितना ऑर्डर करना है, किस तरीके से बनाना है ताकि वेस्टेज कम से कम हो। तो डेफिनेटली अगर आपके पास कुक का एक्सपीरियंस है तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो और ये आपका टारगेट है तो आपको ये पता चल जाए किस डायरेक्शन में आपने काम करना शुरू करना है, ताकि आज नहीं तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाओ हॉस्पिटल के अंदर कुक का जॉब अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये भी $30 से $35 बराबर पे करते हैं। जो 5वीं जॉब है वो है कोऑर्डिनेटर की इन सपोर्ट सर्विसेज। अब हॉस्पिटल में ना एक पूरा डिपार्टमेंट होता है सपोर्ट सर्विसेज का। अब ये सपोर्ट सर्विसेज वाले लोग क्या करते हैं, ये हाउस कीपिंग को मैनेज करते हैं, ये स्केड्यूलिंग को मैनेज करते हैं, ये लोगों की शिफ्ट्स को मैनेज करते हैं, किस एरिया में या कौन से यूनिट में कितने लोगों को भेजना है ये सब मैनेज करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट करते हैं यूनिट के साथ और सपोर्ट सर्विसेज के साथ। तो ये बड़ी ही सिंपल जॉब है, लेकिन इसके अंदर आपकी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स, थोड़ी बहुत गो टू एटीट्यूड और ये दिखाना कि आप एक्चुअली में टीम को मैनेज कर सकते हो। जो ये हाउस कीपिंग का स्टाफ हो गया, ये फूड डिलीवर करने वाला स्टाफ हो गया, या फिर कस्टोडियंस हो गए, या फिर ट्रांसपोर्ट सर्विस रेप हो गई, इन सारी जॉब्स के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इन सबको यूनिट के साथ सपोर्ट, ये सारे जो लोग हैं ना ये सपोर्ट सर्विसेज के पार्ट होते हैं। तो सपोर्ट सर्विसेज और जो यूनिट्स जहाँ पर इन लोगों की एक्चुअली में ज़रूरत है उनको आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए या उनसे रिक्वायरमेंट्स लेने के लिए कोऑर्डिनेटर्स की जॉब होती है। और ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब है हॉस्पिटल में, जिसमें आप काम तो शिफ्ट के अंदर करते हो, लेकिन आपका काम बस ये है कि आपने रिक्वायरमेंट्स देखनी है यूनिट्स में कहाँ कहाँ पे क्या क्या है और उस हिसाब से लोग भेजने हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट भी बस ये है कि आपका हायर सेकेंडरी स्कूल का डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन अगर है तो ग्रेजुएशन वाले लोगों को थोड़ी प्रेफरेंस मिलती है। कंप्यूटर आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कुछ इस तरीके का कोऑर्डिनेट करने का अगर आपका एक्सपीरियंस है। तो ये सारी जॉब्स जो मैंने आपको बताई है ना, इसमें मेनली आपके रेज्यूमे में उस तरीके का एक्सपीरियंस दिखना चाहिए ताकि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सके और आपको इंटरव्यू का मौका मिल सके। और जब आपको इंटरव्यू का मौका मिलता है तो आपके पास ना जॉब डिस्क्रिप्शन की थरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आपके जो क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा रहे हैं आप उनके आंसर्स बिल्कुल इस तरीके से दे सको कि वो ना म्यूजिक टू द ईयर लगे मैनेजर्स के, जो भी इंटरव्यू पैनल होता है कि यार यही तो चाहिए हमें, यही तो बंदा चाहिए, उसको इस तरीके से काम पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ कि इन जॉब्स में आपको क्या करना होता है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर जॉब सर्च जर्नी। प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन हम आगे आने वाले व्लॉग्स में आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए अब मुझसे मिलना कल की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।